Hello friends, welcome to my channel. This is the sixth video of our GFR 2017 series. Today we are going to discuss some very important MCQ based on chapter 2 of GFR. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी मीन्स एंड इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. तो फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे. फाइनेंशियल प्रोप्राइटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ जीएफआर. ये जो अकाउंट्स एंड ऑडिट प्रोफेशनल, आपको ये फाइनेंशियल प्रोप्राइटी जो है मुंह जुबानी याद रहना चाहिए. फाइनेंशियल प्रोप्राइटी जीएफआर का रूल 21 में मेंशन्ड है, ये भी आप याद कर लो. ऑप्शन ए बोल रहा है कि सेम विजिलेंस इज टू बी एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनी एज ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन मनी. एक पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब जिसका थोड़ा सा भी वो दिमाग है, जैसे कॉमन मैन हम लोग, जिसका आईक्यू एबोव एवरेज है या फिर एवरेज आईक्यू है, ठीक है, उसके पास जो पैसा है उसको खर्चा करने से पहले 10 बार तो सोचता है ना कि मुझे खर्चा करना चाहिए कि नहीं. कि आपके पास 100 रुपया है, आप 100 रुपया एक दिन में खर्चा कर दिए, फिर नेक्स्ट डे आप टन टन गोपाल होकर घूम रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना. तो गवर्नमेंट ये चाह रहा है, अगर आप एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, आपके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ फंड इंटरेस्ट किया हुआ है कि आप पब्लिक के इंटरेस्ट में इसको खर्चा करोगे, तो आप वो गवर्नमेंट का मनी स्पेंड करने से पहले, उसका एक्सपेंडिचर सैंक्शन देने से पहले आपको आगे पीछे का सोचना पड़ता है, जैसे कि आप खुद खुद के पैसे के टाइम सोचते हो, खुद का पैसा एक्सपेंडिचर करने से पहले सोचते हो. तो ऑप्शन ए यही बोल रहा है कि गवर्नमेंट का पैसा खर्चा करने से पहले आप कुछ खुद का पैसा खर्चा करने से पहले जैसे 2-4 बार सोचते हो, वैसे ही सोच के गवर्नमेंट का पैसा खर्चा करना है. अभी चलते हैं ऑप्शन बी में. द एक्सपेंडिचर शुड नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड. प्राइमा फेसी मतलब कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस, सपोज अगर आप एज एन ऑफिसर, आपने एक नोट पुट अप हुआ आपके पास कि 10 लोग का लंच अरेंज करना है. 10 लोग आपके पास आ रहे हैं, मतलब आपके ऑफिस विजिट कर रहे हैं, आपको 10 लोगों को खाने का पैसा सैंक्शन करना है, लंच का. और पता चला कि आपके पास नोट पुट अप हुआ है 50,000 का. तो उसको देखने पर एक आदमी का नॉर्मल लंच का खर्चा कितना होगा? बहुत अच्छे से खाएगा तो एक लंच 1000 रुपया का पड़ेगा. तो 5000 रुपये की जगह आप 50,000 का सैंक्शन कर रहे हो, तो वो गलत है. तो ऑप्शन बी यही बोल रहा है, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड. जो भी ओकेजन है उसका डिमांड जितना है वो तो आप डेली लाइफ में जो खर्चा करते हो आपको तो आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस ओकेजन के लिए इतना ही खर्चा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं खर्चा होगा. वो जो फाइनेंशियल प्रूडेंस है वो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है, जो भी गवर्नमेंट अफसर है जिसको सैंक्शनिंग का अथॉरिटी दिया हुआ है. ऑप्शन सी बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर सैंक्शन शुड नॉट बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियल फॉर द सैंक्शनिंग अथॉरिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके डिस्पोजल में गवर्नमेंट का पैसा है और आप ऐसे मतलब आपके पास कोई आया, सैंक्शनिंग का पावर है आपके पास, और कुछ एक ओकेजन आया, सपोज करिए कि आपका मतलब कोई एक फंक्शन हुआ, जो फंक्शन में 100 बंदे को आप होस्ट कर रहे हो, आपका डिपार्टमेंट 100 बंदे को होस्ट कर रहे हैं, जिनके लिए आपको एक्सपेंडिचर करना है. तो आप क्या कर रहे हो कि वो जो 100 बंदे का होस्ट कर रहे हो, कोई फंक्शन है, तो उसका डेकोरेशन का हो गया, उसका कैटरिंग का हो गया, ये सब एक्सपेंडिचर आप सैंक्शन करोगे. और आपका जो साला है उसका डेकोरेशन और कैटरिंग का बिजनेस है. आप क्या कर रहे हो कि ये जो डेकोरेशन और कैटरिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने साला को दे दे रहे हो. तो आपने क्या किया, गवर्नमेंट मनी को आपके खुद के बेनिफिशियल मतलब वे में उसको स्पेंड कर रहे हैं. आपको साले को पैसा मिल जाएगा, गवर्नमेंट पैसा, आपका बीवी खुश, आप खुश. वही चीज को ये ऑप्शन सी बता रहा है कि एक्सपेंडिचर जो आप सैंक्शन करोगे, इट शुड नॉट बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियल फॉर द सैंक्शनिंग अथॉरिटी. सैंक्शनिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट मनी को ऐसे कोई भी तरह से सैंक्शन नहीं करे, एक्सपेंडिचर नहीं करेगा जिससे उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है. ऑप्शन डी में चलते हैं. ऑप्शन डी बोल रहा है कि पब्लिक मनी शुड नॉट बी स्पेंट फॉर द बेनिफिशियल ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ पीपुल. पब्लिक मनी जो है ना, वो
पूरा सोसाइटी के लिए है। आप कोई एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल का बेनिफिट के लिए आप पब्लिक मनी को स्पेंड नहीं कर सकते हो। बोले हाँ ठीक है, इसके हमारा जो मेरे अंडर एक स्टाफ है, बहुत मतलब मेरा हेल्प करता है, मेरा पर्सनल काम करता है, उसको 5,000 रुपया दे देता हूँ पब्लिक फंड से। ऐसा नहीं होता है। और कोई एक सेक्शन ऑफ पीपल है, आप एक एसोसिएशन खोल दिए हो, आप अपने ऑफिस के अंदर अनऑफिशियली 10 बंदे हो, सेम स्टेट के हो, तो आप सैंक्शन करते हो कि हाँ ठीक है, छठ पूजा है, हम छठ पूजा करेंगे, उसको 10,000 रुपया दे दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका जो है ये बोल रहा है कि पब्लिक मनी शुड नॉट बी स्पेंट फॉर द बेनिफिशियल ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन और ए सेक्शन ऑफ पीपल। ये तो हो गया। इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसको गवर्नमेंट से कंपनसेशन देना पड़ेगा। उस केस में आप दे सकते हो कि एक पर्टिकुलर आदमी के लिए पब्लिक मनी खर्चा कर सकते हो। और दूसरा है कि कोई एक कस्टम है, एस्टेब्लिश्ड कस्टम है, वो चला जा रहा है, मतलब सदियों से चला आ रहा है कि हाँ ऐसा है। जैसे कुछ भी एक पूजा हो गया, कुछ हो गया जिसके लिए खर्चा होता है नॉर्मली, तो आप उसके लिए सैंक्शन कर सकते हो जुडिशियसली, जो कि उस ओकेजन से जो डिमांड करता है उसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप फाइनेंशियल प्रोप्राइटी जो है आपको समझ में आ रहा है। बेसिकली ये एथिक्स है, और आपका जो एक्सपेंडिचर का पावर आपके पास है, और आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसको सोच समझ के करना है। अपना बेनिफिट के लिए उसको एक्सपेंडिचर नहीं करना है। किसी इंडिविजुअल या फिर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के बेनिफिट के लिए उसको एक्सपेंडिचर नहीं करना है। और जो ओकेजन डिमांड कर रहा है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना है। बस फाइनेंशियल प्रोप्राइटी इतना ही है। होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो ए बी सी डी चार ऑप्शन है, चारों करेक्ट है, तो हमारे जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऑल आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन टू में। इसमें बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नो एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक फंड विदाउट सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये ऑब्वियस सी बात है। आप कोई भी पब्लिक फंड क्या होता है, हमने वो पब्लिक अकाउंट्स के बारे में पढ़े थे ना। तो पब्लिक फंड क्या होता है? जो भी अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तीन अकाउंट है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स। ये तीनों अकाउंट में जो भी पैसा है, वो सबको टोटली मिला के पब्लिक फंड बोल के बोलते हैं। वो जो पब्लिक फंड से कोई भी पैसा हम निकालते हैं, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी अकाउंट से अगर हम पैसा करना है हमें, तो हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन लेना पड़ेगा। विदाउट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन हम कोई पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ऑप्शन ए क्लियर है। तो ऑप्शन बी में चलते हैं। द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट which have not been delegated to the subordinate authority shall vest in the finance ministry। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर के बारे में बोल रहा है। रूल 23 में मेंशन्ड है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। जो जीएफआर का रूल 23 है उसमें डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर के बारे में मेंशन है। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर का जो रूल है वो क्या है? डीएपीआर। तो डीएपीआर में एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट उसको खर्चा कर सकता है। लेकिन आप एक सपोज अपने ऑफिस में 500 रुपया खर्चा कर रहे हो, तो आप क्या गवर्नमेंट के पास फाइल भेजोगे सैंक्शनिंग के लिए? नहीं ना। इसीलिए वो क्यों डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर क्यों दिया? क्योंकि आपका जो सैंक्शनिंग का प्रोसेस है वो इजी हो जाए। अभी पता चला कि आपको एक वार चल रहा है, आपको एक बंदूक खरीदना है, तो आपका जो सोल्जर्स है, सॉरी वो बंदूक का तो छोड़ो, बंदूक का तो बहुत बड़ा वो हो गया। सपोज करिए कि आपके सोल्जर्स है, और आपका सोल्जर्स के लिए शू खरीदना है, तो आप क्या गवर्नमेंट को वो करोगे, सैंक्शन लोगे? उसमें तो टाइम लग जाएगा, है ना। मतलब ये है कि छोटा-मोटा जो एक्सपेंडिचर है, वो उसको प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, तो उसके लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल को बनाया गया। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल में क्या-क्या है कि हर लेवल के अफ़सर जो होते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसे बोलते हैं, या ग कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी सीएफए, उनको एक मतलब सर्टेन लिमिट तक का एक्सपेंडिचर करने का पावर दे दिया है। इससे क्या हुआ कि
जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, जो भी मतलब इमरजेंसी एक्सपेंडिचर है, ये सब करने के लिए गवर्नमेंट के पास बार बार एक्सपेंडिचर मतलब फाइल प्रोसेस नहीं करना पड़ रहा है, और वो जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो गया। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है। और जो पावर सब गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दिया है एज पर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, वो तो सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा वो है, फाइनेंशियल पावर है, जो कि गवर्नमेंट ने डेलीगेट नहीं किया है किसी को। तो उस केस में क्या है कि वो फाइनेंशियल पावर किसके पास रहेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रहेगा। डीएफपीआर में अगर कोई फाइनेंशियल पावर सीएफए को डेलीगेट नहीं किया गया है, और उस मतलब हेड में अगर आपको एक्सपेंडिचर करना है, तो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर? कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया? नहीं, चलिए फिर से बता रहा हूँ। जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल है, वो इसलिए बनाया गया कि जो भी एक्सपेंडिचर ग्राउंड लेवल में हो रहा है, उसका सैंक्शन के लिए बार बार हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं जाना पड़े। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल में गवर्नमेंट ने हर लेवल के ऑफिसर को, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी है, उनको सर्टेन सीलिंग का फाइनेंशियल पावर दे दिया। कोई 5 लाख का खर्चा कर सकता है, कोई 10 लाख का खर्चा कर सकता है। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा प्रोक्योरमेंट का जो डेली मतलब डेली बेसिस में जो एक्सपेंडिचर होता है, उसके लिए वो जो सैंक्शनिंग प्रोसेस है वो सिंपल हो गया। लेकिन कुछ फाइनेंशियल पावर है जिसको गवर्नमेंट ने डेलीगेट नहीं किया है सीएफए को, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी को। उस केस में क्या है, उस मतलब जो पावर डेलीगेट नहीं हुआ, फाइनेंशियल पावर हुआ डेलीगेट नहीं हुआ है, उस फाइनेंस वो जो फाइनेंशियल पावर है वो किसके पास वेस्टेड है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास वेस्टेड है। क्लियर? ऑप्शन सी में चलते हैं। ऑल ड्राफ्ट मेमोरेंडम फॉर एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो और कमिटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर और कैबिनेट कमिटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट शाल बी सर्कुलेटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ये जो है रूल, ऑप्शन सी, ये है फाइनेंशियल एडवाइजर का जो कंसल्टेशन है उसके बारे में लिखा हुआ है। ये रूल 24 है अपना जीएफआर का। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम फॉर एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करता है, और उसको भेजता है कि किसके पास भेजता है, किसके लिए भेजता है? एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो। एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमिटी क्या है? एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमिटी जो है, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है ना, उसके अंदर एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमिटी रहता है। और इसका जो हेड है वो सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर इसका चेयरपर्सन रहता है। ठीक है? कौन सा जो प्रपोजल है, एक्सपेंडिचर प्रपोजल हो जाता है ईएफसी के पास। ईएफसी मतलब एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमिटी। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम या प्रोग्राम है जिसका वैल्यू 500 करोड़ से ज्यादा है, वो प्रपोजल ए एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास जाता है। ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो है, जो 500 करोड़ से ज्यादा का प्रपोजल जाता है, उसका जो वेटिंग करता है ना, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो करता है। और उसका जो सैंक्शन करता है वो एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमेटी करता है। कोई भी ड्राफ्ट मेमोरेंडम फॉर एक्सपेंडिचर जो है, इन लोगों के पास भेजने से पहले हर एक डिपार्टमेंट में एक एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो जो जो ड्राफ्ट मेमोरेंडम है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर के पास पहले भेजा जाएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर उसको देखेगा, देख के उसमें नोट करेगा। उन जो फाइल जाएगा उसमें वो लिखेगा कि हाँ, मतलब कॉन्कर्ड बोल के लिखेगा, नॉट कॉन्कर्ड बोल के लिखेगा। तो फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करने के बाद फाइनेंशियल एडवाइजर कॉन्करेंस देगा। उसके बाद ही वो ड्राफ्ट मेमोरेंडम जो है वो जाएगा एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमेटी के पास। एक किस केस में? जो भी गवर्नमेंट स्कीम है जिसका कॉस्ट 500 करोड़ से ज्यादा है। होप आपको समझ में आ गया। ये बेसिकली है कि फाइनेंशियल एडवाइजर का कंसल्टेशन
करना जरूरी है। ये वाला रूल यही बोल रहा है। एवरी केस कोई भी ड्राफ्ट मेमोरेंडा हो जो कि हम एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमिटी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो और कमिटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट, कमिटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको जो एडवांस वगैरह दिया जाता है ना, उसका डिसीजन ये कमिटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट करता है। बाकी कैबिनेट कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड कैबिनेट, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो बड़ा बड़ा डिसीजन जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, फिर उसके बाद कोई भी मतलब बड़ा मतलब टॉप लेवल का जो डिसीजन होता है वो ये कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर करता है। जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब कैबिनेट कमिटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स होता है। और कैबिनेट जो है वो तो अपेक्स है, वो कितने भी अमाउंट का वो सैंक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ए बी सी ये तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। ये इस क्वेश्चन का भी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी डी इज द करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर सैंक्शन। फंड फॉर सैंक्शन जो है वो रूल 25 में मेंशन है। तो उसके ऊपर जो कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सब करेक्ट है कि नहीं है पता पूछ रहा है। बोल रहा है कि ऑल, ऑप्शन ए बोल रहा है ऑल सैंक्शन टू द एक्सपेंडिचर शैल इंडिकेट द डिटेल्स ऑफ द प्रोविजंस इन द रिलेवेंट ग्रांट ऑफ अप्रोप्रिएशन वेयर फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर इज टू बी मेड। ओके, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो कोई भी एक्सपेंडिचर को सैंक्शन करने से पहले उसमें वो प्रोविजंस पर रिलीवेंट ग्रांट और अप्रोप्रिएशन जहां से वो एक्सपेंडिचर को कैटर किया जाएगा वो मेंशन करेगा वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी। क्लियर है? प्रोविजन मतलब सैंक्शन के लिए आया कोई कुछ, अब एक नोट आया कि इसमें एक्सपेंडिचर के लिए सैंक्शन करना है 1,000 रुपया, तो वो 1,000 रुपया कौन सा ग्रांट से या फिर कौन सा अप्रोप्रिएशन से जाएगा ये चीज सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसमें मेंशन करेगा। ठीक है, और अभी चलते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी बोल रहा है ऑल प्रोपोजल फॉर सैंक्शन टू एक्सपेंडिचर शाल इंडिकेट वेदर सच एक्सपेंडिचर कैन बी मेट बाय वैलिड अप्रोप्रिएशन और री अप्रोप्रिएशन। देखिए, पहला जो ऑप्शन ए था वो था सैंक्शनिंग अथॉरिटी के साइड का था। वो जब सैंक्शन देगा तो वो उसमें मेंशन करेगा कौन सा ग्रांट से जाएगा, कौन सा अप्रोप्रिएशन से जाएगा। अब दूसरे में बता रहा है कि प्रपोजल फॉर सैंक्शन, प्रपोजल फॉर सैंक्शन सैंक्शनिंग के अथॉरिटी के पास, सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास पुट अप होगा, तो प्रपोजल ऑफ सैंक्शन में ऑलरेडी वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ इस ये जो एक्सपेंडिचर है हम लोग ये अप्रोप्रिएशन अमाउंट से लेंगे, या फिर हमारा ये अप्रोप्रिएशन अमाउंट में सरप्लस हो गया है तो हम री अप्रोप्रिएशन करेंगे उसको और उसका एक्सपेंडिचर लेंगे। इसका मतलब ये जो बी है वो पहला प्रोसेस है। बी में प्रपोजल जाएगा, प्रपोजल में ये लोग मेंशन करेंगे कि कौन सा अप्रोप्रिएशन से खर्चा होगा, या फिर जब कोई पार्टिकुलर अप्रोप्रिएशन में सरप्लस हो गया है तो उसको हम री अप्रोप्रिएशन करके खर्चा करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। अब ये जो प्रपोजल जाएगा सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास तो वो मेंशन करेगा हाँ ये जो पार्टिकुलर अप्रोप्रिएशन इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है उसी से ये एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर? अभी चलते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी बोल रहा है कि इन केसेस where it becomes necessary to issue a sanction to expenditure before funds are communicated, the sanction should specify that such expenditure is subject to funds being communicated in the budget year। अभी क्या है, एक बजट ईयर में पैसा जो बजट एलोकेशन हुआ था वो पैसा खत्म हो गया है, और आप एक एक्सपेंडिचर फॉर सैंक्शन आया हुआ है जो कि जरूरी है उसको सैंक्शन देगा। और आप ये भी जानते हो कि जो सप्लीमेंट्री ग्रांट भी होता है ना बजट में, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट में हम लोग पैसा डिमांड किए हैं और वो पैसा आने वाला है, तो उस केस में ये एक्सपेंडिचर सैंक्शन दिया जा सकता है। और उसमें मेंशन किया जाता है कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इन द बजट ईयर। इसका मतलब ये है कि आपको आपके पास एक्सपेंडिचर पर सैंक्शन आया हुआ है और आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि सप्लीमेंट्री ग्रांट में हमें पैसा मिलेगा, इसलिए वो एक्सपेंडिचर को आप सैंक्शन कर दे रहे हो, और जब पैसा आएगा वो पैसा उस एक्सपेंडिचर को कैटर करेगा। मतलब
पैसा नहीं होने पर एडवांस में भी एक्सपेंडिचर सैंक्शन दिया जा सकता है। अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पैसा आएगा, और लेकिन वो चीज रिटर्न में वहां पे लिखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। ये क्लियर है? तो ए वाला क्वेश्चन का भी आंसर ऑल आर करेक्ट होगा, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। अब आता है कंट्रोलिंग ऑफिसर के ऊपर। हमने तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो देख लिया, किसमें, जो फाइनेंशियल प्रोप्राइटी में। फाइनेंशियल प्रोप्राइटी जो है वो एथिकल गाइडलाइन है, किसके लिए, सैंक्शनिंग अथॉरिटी के लिए। और अभी हम लोग इसमें क्या, ये क्वेश्चन में क्या आ गया है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर जो होता है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन के में जो मतलब गवर्नमेंट मनी खर्चा होता है, उस उसके ऊपर कंट्रोलिंग ऑफिसर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में इसमें ये क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। ये कंट्रोलिंग ऑफिसर वाला जो है, ये कौन सा रूल में, रूल 26, ये जो कंट्रोलिंग ऑफिसर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जीएफआर के रूल 26 में मेंशन्ड है। ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है टू एंश्योर एक्सपेंडिचर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर टू एंश्योर एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द बजट एलोकेशन। कंट्रोलिंग अफसर क्या करता है, एक तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी हो गया, एक तो बजट सैंक्शन हो गया, सैंक्शनिंग अथॉरिटी हो गया। सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या करता है, एक्सपेंडिचर को सैंक्शन करता है, और कंट्रोलिंग अफसर क्या है, वो एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करता है। सपोज कोई एक पर्पज के लिए आपको 5 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे सैंक्शनिंग अथॉरिटी, और वो कंट्रोलिंग अफसर को लग रहा है कि ये 5 करोड़ से क्रॉस कर देगा, उस केस में वो टोकेगा कि नहीं, आप इतना करोगे तो ये जो बजट एलोकेशन है उससे ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि टू एंश्योर द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पज फॉर व्हिच फंड्स हैव बीन प्रोवाइडेड। कोई भी पैसा है वो दिया जाता है एज पर अप्रोप्रिएशन दिया जाता है। अप्रोप्रिएशन में क्या है, पार्टिकुलर मतलब कौन सा पर्पज के लिए वो फंड खर्चा किया जाएगा वो मेंशन रहता है। अगर उस पार्टिकुलर आप पैसा लोगे ऑफिस के लिए गाड़ी खरीदने के लिए, और आप क्या कर रहे हो कि पूरा ऑफिस में एसी लगा दे रहे हो और गाड़ी नहीं खरीद रहे हो, तो ये सब चीज कौन देखेगा, ये कंट्रोलिंग अफसर मॉनिटर करेगा कि जिस पर्पज के लिए पैसा दिया गया है, उसी पर्पज के लिए वो पैसा का इस्तेमाल हो रहा है। ऑप्शन सी हो रहा है द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। जो मैं पहले हम लोग पढ़े थे उसमें, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्रोप्राइटी में, आपका जो एक्सपेंडिचर है, इट शुड नॉट बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियल टू यू और एनी पार्टिकुलर इंडिविजुअल और एनी पार्टिकुलर कम्युनिटी। ये जो एक्सपेंडिचर है पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, कंट्रोलिंग ऑफिसर का है। ऑप्शन डी में चलते हैं। adequate mechanism is functioning in a department to prevent and detect financial error and irregularities in financial proceeding of the subordinate office and guard against waste and loss of public money। कंट्रोलिंग अफसर का और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गार्ड करेगा, मतलब मॉनिटर करेगा कि ये जो पब्लिक मनी है ना, ये वेस्ट नहीं हो रहा है, और उसका मतलब लॉस नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को लॉस नहीं हो रहा है, पब्लिक मनी वेस्ट नहीं हो रहा है, और उसका मिस यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। इसीलिए जो कंट्रोलिंग अफसर है वो इंश्योर करेगा, वो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में ऐसा मैकेनिज्म है जो कि मॉनिटर कर सकता है कुछ भी फाइनेंशियल एरर और इरेगुलरिटीज हो रहा है उस डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट ऑफिस में। सपोज करो आपका सीडी है और आपका सब ऑफिस है, सब ऑफिस में जो फाइनेंशियल प्रोसीडिंग्स होता है ना, जो भी पैसा खर्चा किया जा रहा है, उसमें कोई एरर और इरेगुलरिटी नहीं है, वो कौन देखेगा, वो सीडीए देखेगा, है ना। सीडीए इज द कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो कंट्रोलिंग अफसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्लियर हो गया। पहले तो वो देखेगा कि जो बजट एलोकेशन हुआ है उससे ज्यादा पैसा खर्चा ना हो। दूसरे ये है कि जिस पर्पज के लिए पैसा दिया गया है उसी पर्पज के लिए पैसा खर्चा हो रहा है। और तीसरा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही हो रहा है। और चौथा है कि एडिक्वेट मैकेनिज्म है कि वो पैसा का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए, फाइनेंशियल एरर और इरेगुलरिटीज को जो है डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए।
ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोलिंग ऑफिसर का। तो इसका भी ऑप्शन आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑल आर करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आपका जो आज का जो क्वेश्चंस थे वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और हमने उसको डिस्कस किया है। मैं और कोशिश किया हूँ कि लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बुक में एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दे रहा है तो इसको पहली बार पढ़ने पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं कोशिश किया हूँ कि आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाऊँ। होप कि मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। आप कमेंट में प्लीज़ दीजिए, लिखिएगा कि मेरा जो समझाया मैं जो समझाया वो आपको मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इसको शेयर करिए जो भी लोग एसएस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। आज नया साल है तो विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप और आपके परिवार नया साल में स्वस्थ और स्वस्थ रहे, खुश रहे और आप सक्सेसफुल हो। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं।